हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट का है, ठीक है, पर्यावरण का। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे और एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा जो पिछले 3 थे उनसे भी बेटर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मतलब एक मीडियम लेवल है। और इससे पहले के जो सेट पेपर थे वो थोड़े टफ थे, ठीक है। तो इसे आप अंत तक लगाएं और इस 30 क्वेश्चन में से कम अगर 25 प्लस क्वेश्चन आपसे अगर बनते हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी बेटर चल रही है और थोड़ा सुधार की जरूरत है, ठीक है। और अगर 25 प्लस से कम आते हैं, ठीक है, 25 से कम आते हैं, इसका ये मतलब है कि आपको बहुत सारा पढ़ना भी बाकी है, ठीक है। और इसी प्रकार आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपका रिजल्ट होपफुली बहुत बेटर होगा, जितना आप उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट का कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली बात हो रही है कि पौधे हरे किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ हमें दे रखा है कि एंथ्रोसाइनिन, सेकंड ऑप्शन है कैरोटीनाइड, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर लाइकोपीन और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की जो क्लोरोफिल एक वर्णक है जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और जिससे वो किस कलर के दिखाई देते हैं, तो हरे कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसे हम पर्णहरित भी कहते हैं या फिर पर्णहरित भी कहते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, मतलब ऐसी गतिविधियां जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन है एरोसोल कैन का प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है वनों का जलना, थर्ड ऑप्शन है कृषि क्रियाकलाप और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी, ठीक है। तो मानवीय गतिविधियां जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो एरोसोल कैन का प्रयोग, वनों का जलना और कृषि क्रियाकलाप, ये तीनों की तीनों उत्तरदायी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, ठीक है। आप भी देख रहे हैं कि जो भी गतिविधियां मानव कर रहा है इन सभी की वजह से जलवायु में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि यूफ्राबिएसी, ठीक है, यूफ्राबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो स्पेशली आपको फोकस करना है कि बायोडीजल किससे उत्पन्न करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है कॉपर लीफ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जेट्रोफा, थर्ड ऑप्शन है कैंडल नट ट्री और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सर्फगंधा, ठीक है। तो आप सभी ने इसका सही आंसर लगाया होगा, जेट्रोफा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि जेट्रोफा एक ऐसी फसल है जिसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसके बीज से तेल निकालने के बाद खली बचती है, ठीक है, खली बचती है, एक वह उच्च कोटि की जैविक खाद होती है, इसे जानवरों को भी खिलाया जाता है क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर होती है। क्या खली, जो जेट्रोफा का जो बीज बच जाता है तेल निकालने के बाद उसे कहते हैं खली, है ना, और वो प्रोटीन युक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ कि जड़ी बूटियों की रानी, ठीक है, स्पेशली आपको याद रखना है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसीमस कैक्टम, ठीक है, सॉरी सेक्टम है, ओसीमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है अजवाइन के फूल, सेकंड ऑप्शन है तुलसी, थर्ड ऑप्शन है रोज मेरी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ धनिया, ठीक है। तो आप इतना जानते हैं कि भारत की एक पवित्र जड़ी बूटी और हिंदू धर्म में इसका महत्व है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर तुलसी, ठीक है। यहाँ हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओसीमम सेक्टम है और तुलसी एक द्विबीजपत्री तथा शाखीय औषधि है। तो याद रखिएगा द्विबीजपत्री और औषधि पौधा है। यह सामान्य रूप से झाड़ी के रूप में उगता है जिसकी ऊंचाई 1 से 3 फीट तक होती है। भारतीय संस्कृति में तुलसी का एक धार्मिक महत्व है और तुलसी औषधि बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम इसे जुकाम, खांसी, दंत रोग आदि में चिकित्सा के रूप में यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अच्छा खासा हो जाएगा ये, कि पीने के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं। ठीक है, तो देखो पीने के लिए जो सुरक्षित जल है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ताजा जल, सेकंड है पीने योग्य जल, और थर्ड ऑप्शन है अशुद्ध जल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नल का जल। ठीक है, तो पीने योग्य की बात हो रही है, तो पीने योग्य जल पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहेंगे, तो पीने योग्य जल कहेंगे, सेकंड है राइट आंसर। ताजा जल हम किसे बोलेंगे कि डायरेक्ट हेडपंप से लाया, कुएं से लाया, ट्यूबवेल से लाया, उसे हम ताजा जल कहते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि उससे निकला हुआ जल बेटर हो, इसलिए आंसर नहीं होगा। अशुद्ध जल मतलब जो आसमान से गिरता है उसे अशुद्ध जल कहते हैं, जिसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते, और कोई भी मिनरल नहीं होते इसलिए इसका यूज हम पीने के लिए नहीं करते हैं, है ना। और नल का जल कोई जरूरी नहीं, आप भी जानते हैं कि आपके आसपास कई हैंडपंप या नल ऐसे होंगे जिसका पानी अच्छा है और किसी का ठीक नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो पीने योग्य जल को ही पीने योग्य जल को क्या बोलते हैं, तो सुरक्षित जल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6वां, कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो होपफुली इस क्वेश्चन का सभी को राइट आंसर पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। ये हुई कब थी घटना, तो 3 से 4 दिसंबर, ठीक है, 3 से 4 दिसंबर को हुई थी 1984 में, और उस कंपनी का नाम क्या था, तो यूनाइट, ठीक है, यूनियन कार्बाइड प्लांट था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड प्लांट था, जिस प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट स्त्रावित हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, और आप सभी को इसका राइट आंसर पता ही था होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है, और होपफुली आपने इसका नाम सुना होगा कि MS स्वामीनाथन एक क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, सेकंड ऑप्शन है पत्रकार है, थर्ड ऑप्शन है कृषि वैज्ञानिक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पक्षी वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर की कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, MS स्वामीनाथन क्या है, तो एक कृषि वैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो MS स्वामीनाथन है, इन्होंने हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक जो कि लाई कब गई थी, तो भारत में 1966-67 में लाई गई थी हरित क्रांति, और इसमें किसके उत्पादन को बढ़ावा दिया था, तो धान और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। और सरकार कौन की थी यहाँ पर, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसकी सरकार में हरित क्रांति लाई गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कोयम्बटूर, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। ठीक है, तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो देहरादून, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ठीक है, और देहरादून में इसका मुख्यालय है। सिर्फ इतनी चीजें याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हरा एक पौधा है और वो पौधा किसे सोखता है, मतलब ये मान लो एक हरा पौधा हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ रहता है क्या, एक हरा पौधा हो गया, और ये किसे सूखता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हीलियम, थर्ड है नाइट्रोजन, और फोर्थ है ऑक्सीजन। मतलब ये इनहेल मतलब कौन सी गैस को ग्रहण करता है, तो CO2 को ग्रहण करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। और छोड़ता किसको है, तो O2 को, तो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसे अपशिष्ट उत्पाद को जो जीव खा लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है शाक भक्षी, सेकंड ऑप्शन है मृतक भक्षी, थर्ड ऑप्शन है मांस भक्षी, और फोर्थ ऑप्शन है रसायन भक्षी। ठीक है, तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं, तो मृतक भक्षी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वां कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है सौर ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, और तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा को
प्राप्त करने के लिए पृथ्वी में गर्म क्षेत्र तक एक सीधी सुरंग खोदी जाती है इसके, ठीक है, और इसके भीतर उत्पन्न होने वाली भाप सतह पर आ सके, ठीक है, और जिससे बिजली बनाई जा सके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि 16 घास स्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है कि 16 घास स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हिमालय, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है पूर्वी घाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विंध्याचल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की पश्चिमी घाट। 16 भारत में पश्चिमी घाट में 1800 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, मतलब 1800 मीटर की ऊंचाई वाले मैदान में बहुतायत में पाई जाती है। इन पौधों को नीली कुरंजी पुष्प कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नीली कुरंजी पुष्प भी कहते हैं। और नीली ये जो मिलती है स्पेशली वो नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें 12 वर्ष में एक बार फूल आता है, किसमें? नीली कुरंजी में, जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? 16 घास स्थल। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि भारत में पेलिकन, ठीक है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना कि पेलिकन पक्षी किसे कहते हैं और कहाँ से ये आते हैं, ठीक है। तो पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कोक्कारे बेल्लूर, सेकंड ऑप्शन है नेल्लापट्टू, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कुंथन कुलम। वैसे कुडन कुलम होना चाहिए, वैसे कुंथन कुलम ही है ना। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यह सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर यह सभी। हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि पेलिकन पक्षी एक प्रवासी पक्षी है, मतलब ये हमारे यहाँ के नहीं है, इंडिया के नहीं है, बाहर से आते हैं, जो कि साइबेरिया तथा यूरोप में प्रजनन करते हैं। कहाँ? साइबेरिया प्रांत आपने सुना होगा, और यूरोप में प्रजनन करते हैं। वह भोजन के लिए भारत आते हैं, ठीक है, भोजन के लिए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और भारत में ये पक्षी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मुख्यतः गुजरात के कच्छ एवं आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू आदि स्थान पर निवास कर प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ही होगा, मतलब ये तीनों के तीनों स्थान पास पास में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15वां। तो 15वां क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर मिनी माता रोग हो रहा है तो किसकी कमी से हो रहा है, अगर आपको ये भी पता है तो भी आप बता सकते हैं कि ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें उस तत्व की अधिकता होती है, जिससे क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैडमियम, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आर्सेनिक, थर्ड ऑप्शन है पारा और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर पारा, कि जल में पारे की अधिकता के कारण होने वाला रोग मिनी माता कहलाता है, ठीक है, मिनी माता कहलाता है। सबसे पहले मिनी माता रोग जापान के कुमामोत्रे प्रांत, ठीक है, याद रखिएगा कुमामोत्रे, ठीक है, कुमामोत्रे प्रांत, ठीक है, कुमामोत्रे प्रांत में 1953 में फैला था। यह रोग पशुपालन, मानसिक भ्रम, ठीक है, मानसिक भ्रम और अंत में मृत्यु जैसी गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और जिसमें ऐसी मछली जिसमें पारा की अधिकतम मात्रा पाई जाती है और उसे अगर हम खा लेते हैं तब हम मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, ठीक है। जो ओजोन परत है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, और इसे देखा कब गया था सबसे पहली बार? 1984 में। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा, सेकंड ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, थर्ड है दक्षिणी ध्रुव और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अटलांटिका महासागर के ऊपर। तो ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले अटलांटिका में देखा गया था, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है। और आपको पता होगा ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव पर ही अटलांटिका, और यहीं पर सबसे पहले 1984 में देखा गया था क्या? ओजोन पर छेद या ओजोन का ह्रास। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। और ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, पर सामान्य क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल जे कार्निया, सेकंड ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेहर चंद्र महाजन और फोर्थ ऑप्शन है SR दास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की हीरालाल जे कार्निया, ठीक है। हीरालाल जे कार्निया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम।
जो कि 26 जनवरी 50 से 6 नवंबर 51 तक थे और इनकी नियुक्ति तत्काल इन राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ठीक है, जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव से, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नदियों के प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा घटता भूगर्भ जल स्तर और फोर्थ ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर, विलुप्ति के करीब जीव को रखा जाता है किसमें, रेड डाटा बुक में। और इसे जारी कौन करता है, तो IUCN। ठीक है, IUCN जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये जारी करता है। और सबसे पहली बात, विलुप्त प्राय जीव की सूची कब जारी की गई थी, तो 1988 में पहली बार जारी की गई थी। और ये IUCN का जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, और आपको पता होगा राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि 1990 के संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे विधिक अधिकारी बना दिया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो पहला ऑप्शन है मलिनी भट्टाचार्य, सेकंड ऑप्शन है गिरिजा व्यास, थर्ड ऑप्शन है रेखा शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है यामिनी अखरार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर रेखा शर्मा, जो कि 2018 से है। और ये 1990 में पारित किया गया था संसद द्वारा। ठीक है, और 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब इसे कौन बुलाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संसद, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और फोर्थ ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। और इस संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है और अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां हो जाएगा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है सारे के सारे कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं और संविधान के किस भाग की बारी आ रही। तो पहला ऑप्शन है तीसरा, सेकंड ऑप्शन है चौथा, थर्ड ऑप्शन है फिफ्थ और चौथा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर की संविधान, भारतीय संविधान के भाग चौथे में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम में भाग, ठीक है, यह अधिनियम में भाग चौथा ए, ठीक है, चौथा ए शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत संविधान की नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22वां कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो आपने हमेशा पढ़ रखा होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से और ये शहरी क्षेत्र में नगर 74वां है नगर पंचायत से, मतलब ये हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर 23वां हो जाएगा कि किस गैस से वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो पानी में घुल जाती है वर्षा के पानी में तो वह अम्लीय हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO और फोर्थ ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा के पानी में घुलित हो जाती है तो अम्लीय कर देती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन है आयरलैंड। ठीक है, तो विधि का शासन हमने कहां से लिया, तो इंग्लैंड से लिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव
ठीक है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सेकंड है भारत का निर्वाचन आयोग, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति और फोर्थ है लोकसभा सचिव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, ठीक है, कि लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके सभी चुनाव की जो घोषणा है वो कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब जो 11 बजे से स्टार्ट होती है तो 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रथम घंटा होता है इसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है शून्यकाल, सेकंड है सार्वजनिक काल, थर्ड ऑप्शन है विशेषाधिकार काल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नकाल। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है यहाँ राइट आंसर की जो 11 बजे से 12 बजे तक का समय है उसे प्रश्नकाल और जो 12 बजे से 1 बजे तक का समय है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? ठीक है, जो वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पानी का वितरण, सेकंड है प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, थर्ड ऑप्शन है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण, तो जो वर्षा जल संग्रहण है उसे यह क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण को हम क्या बोलते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? ठीक है, तो भारतीय गेंडे की बात आ रही है और नेशनल पार्क वगैरह आपके सिलेबस में है हर एक कोई भी टेटोन में। तो भारतीय गेंडा पार्क कहाँ पर संरक्षित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, सेकंड है कार्बेट नेशनल पार्क, थर्ड है काजीरंगा नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? तो असम में है और असम में किसको संरक्षित किया गया है? तो गेंडा को। ठीक है, और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर हो जाएगा? तो उड़ीसा में। कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में। और गिर नेशनल पार्क हो जाएगा गुजरात में, है ना, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 29वां जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध सही है? ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है कि ऊर्जा प्रवाह का तंत्र किस प्रकार होता है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो सबसे पहले तो उत्पादक आएगा, कंफर्म है कि पेड़ पौधे वो उत्पादक कहलाते हैं, तो उत्पादक पहले आएगा, उसको हम उपभोग करेंगे तो उपभोग फिर आएगा और फिर अपघटक आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, है ना। और क्वेश्चन नंबर 30वां हो जाएगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ठीक है, ऐसी ग्रीन हाउस गैस कौन सी जो वातावरण को गर्म कर रही है वो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है प्रोपेन, थर्ड है एथेन और फोर्थ है मीथेन। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वातावरण में अधिकतम मात्रा में, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। जितने भी नंबर आपके आए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।